नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ सुश्री उषा प्रियंवदा जी द्वारा लिखी कहानी मछलियाँ। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। विजी सड़क के किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पूर्व से रह रह कर हवा आती है, जिससे विजी की हल्की पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे फूल धीरे धीरे हिलते हैं। सारे दिन के बाद जूड़ा ढीला हो नीचे गर्दन पर टिका है और बैम्बू क्लिप का एक सिरा मांस में निरंतर चुभ रहा है। विजी अकेली नहीं है, पास ही नटराजन भी खड़ा है, पर विजी ने नटराजन की ओर से मुंह फेर लिया क्योंकि विजी की आंखों में आंसू हैं। विजी नहीं चाहती कि नटराजन जाने कि वह रो रही है। 3 महीनों के बाद लौटकर विजी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वह यह था कि नटराजन शीघ्र ही मुखी नयनतारा मुखर्जी से विवाह करने जा रहा है। कहाँ वह डायन, कहाँ बेचारा नटराजन। विजी चाहती है कि इस बात का बुरा ना माने कि नटराजन को मुकी अच्छी लगती है, कि मुकी ने विजी को निमंत्रण नहीं दिया है, कि स्वयं नटराजन ने अब तक एक बार भी नहीं पूछा है, विजी तुम आओगी ना? अगर पूछे तो विजी को वह सब कहने का अवसर मिले तो जो हृदय में कल से उमड़ घुमड़ रहा है। शाम को सड़क पर आवाजावी बहुत बढ़ जाती है। लाल बत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क पार करने लगे। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनियों वाली सड़क अचानक ही अंधियारी और उदास दिखने लगती है। अब नटराजन को विजी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ खड़े होकर वह विजी का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है, क्योंकि उसका उदास सा दुखी चेहरा नटराजन से नहीं देखा जाता। पर वह स्वयं जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। नटराजन को अपने संयम पर गर्व है और उसके मन में यह संतोष है कि उसने कभी विजी के सम्मुख अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त किया। जो अभी तक विजी से गोप्य रखा है उसे अब कहने की जरूरत भी क्या। विजी का घर पहले आता है। वह वहां एक पल ठिठकी और बोली, आओ एक कप कॉफी पीकर चले जाना। विजी के स्वर में आग्रह न था, आत्मीयता भी न थी, पर कुछ था अवश्य। नटराजन जाते जाते रुककर खड़ा हो गया। मुकी को पता लगेगा तो वह बहुत बुरा मानेगी। विजी और मुकी में लंबी अनबन है। विजी तो मुकी का नाम तक नहीं सुन सकती, पर नटराजन अभी तो स्वतंत्र है। उसने देखा कि विजी दरवाजे के ताले में चाबी डालकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वह आता है या नहीं। अच्छा, नटराजन ने कहा। विजी ने दरवाजा खोला, अंदर आकर बत्ती जलाई। आओ। अपने पर्स को मेज पर रखते हुए विजी ने कहा। नटराजन ने कमरे के मध्य में खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवार पर एयर इंडिया का पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट के शेड वाला लंबा लैंप, सोफे पर छीट का वही खोल। चाय पियोगे या कॉफी? विजी ने पूछा और उत्तर की आशा में विमनस्क भाव से खड़ी रही। कॉफी हो तो कॉफी, नहीं तो एक गिलास पानी से काम चलेगा। लगता है कि मीठा बोलना भूल गए हो। कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही कब था, मीठा तो वह बोलती है। विजी ने कहते कहते अपने को रोक लिया और रसोई की ओर चली गई। कमरे से रसोई का दरवाजा दिखता है।
नटराजन ने कुर्सी से थोड़ा सा आगे उठकर पूछा। कौन? विजय रसोई के अंदर हो गई, जिससे नटराजन को न दिख सके। तब नटराजन ने कुछ स्वस्ति सी अनुभव करते हुए पैर फैलाकर सामने रखी मेज पर टिका दिए। रसोई में से पानी गिरने की झरझर आवाज आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक पर्दों के उस पार कुछ नहीं दिखता। अमेरिका के इस शहर में विजय नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे नटराजन को इस समय कुछ भी असंगत नहीं लगता। वह भूल सा जाता है कि कुछ ही दिन बाद वह एक दूसरी लड़की से विवाह करने जा रहा है। जैसे उसने अपनी भावनाओं, विचारों को अलग अलग कक्षों में बांट दिया है। 6 साल से वह विदेश में रहते रहते ऊब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी ना मिलने से यहीं कुछ वर्ष और रहना होगा। उसने मुकी से विवाह करने का निश्चय बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद किया है। मुकी उसे कुछ मायनों में अच्छी लगती है। मुकी के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि विवाह का दायित्व वे अच्छी तरह निभा सकेंगे, पर यह सब विजय को कैसे समझाया जाए। कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी। फिर ढेर सी प्याज मक्खन में छोड़ दी गई। विजय, क्या बना रही हो? नटराजन ने आवाज ऊंची करते हुए पूछा। स्टेनलेस स्टील की करछी हाथ में पकड़े विजय ने रसोई से थोड़ा सा इधर आकर कहा। यूं ही कुछ थोड़ा सा। कितनी बार बताया कि पहले सरसों के दाने चटका लिया करो। प्याज पहले डालने से वह ठीक से नहीं चटकते। नटराजन कहते कहते कुर्सी से थोड़ा उठा, फिर बैठ गया। आज वह विजय का अतिथि है। रसोई में जाकर बीच में अड़ंगा लगाना उसके लिए शोभन नहीं है। वे दिन नहीं है जबकि अपार्टमेंट मनीष और नटराजन का था और रसोई पे उसका आधिपत्य। मनीष को दक्षिणी भोजन अच्छा लगता है, यह जानकर विजय ने सोत्साह नटराजन की शिष्या बनना स्वीकार कर लिया था। विजय ने कैसे पूर्ण रूप से मनीष की रुचियों के अनुसार ढलना आरंभ कर दिया। उन दिनों विजय रह रह कर हंसा करती थी और उसकी उज्जवल तरल आंखों में आंतरिक उल्लास की आभा झरती थी। अब तो उसके गोरे चेहरे पर कलौंस आ गई है। हंसी जैसे होठों को हल्के से छूकर लौट जाती है। विजय 2 तश्तरियों में उपमा ले आई और मेज पर रखकर कॉफी लेने वापस लौट गई। नटराजन की एक्सपर्ट आंखें देख रही हैं कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है। सूजी कहीं कहीं जल गई है। कॉफी लाकर विजय ने तश्तरी उसे दी तो वह चुपचाप खाने लगा। विजय ने स्वयं भी 2 चम्मच उपमा खाकर तश्तरी रख दी और कहा, ठीक नहीं बनाना। उस क्षणांश में जैसे पहले वाली प्रफुल्ल हासिनी विजय इस क्लांत मुख में झांक गई। नहीं तो अच्छा है, नटराजन ने कहा। उसे लगा कि जैसे इस बीच विजय ने अपने को थोड़ा सा और दूर हटा लिया है। दोनों के बीच की दूरी, अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। विजय ने कॉफी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नटराजन ने प्याला थामते हुए वातावरण को यथासाध्य सहज बनाने के प्रयत्न में पूछा, वॉशिंगटन में कैसा लगा विजय? यहाँ कब तक रहने का इरादा है? वॉशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया। छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलटकर वार भी नहीं कर सकती। कहकर वह अनमनी सी हंसी। तुम नहीं समझोगे। घर में सब ठीक प्रकार है? पिता, भाई बहन? विजय ने इस प्रश्न पर चकित आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे चिट्ठी ही कहाँ लिखते हैं। तुमने उन्हें सूचना नहीं दी? इतना लड़ भिड़कर इतने गर्व के साथ चली आई थी। यह किस मुख से लिखती कि शादी टूट गई है। मनीष का जी
मुझसे भर गया है। विजय की बात में हल्की हल्की कड़वाहट है। नटराजन नहीं चाहता कि यह बात आगे बढ़े। विजय और मनीष के विवाह ना करने में मुकी का कितना हाथ रहा है, नटराजन से छिपा नहीं। इस नाटक का वह आद्योपांत दर्शक रहा है। थोड़ी कॉफी और दोगी विजय? उसने पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया है। कमरे में लैम्प शेड की झिंझरियों से निकलकर दीवार पर प्रकाश अच्छा दिखता है। विजय ने अपने बालों में अटका क्लिप निकालकर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे कई झटके दिए, जिससे बाल पूरे खुल जाएं। और तुम कैसे हो? ठीक हूं। और तुमने समाचार तो सुना ही होगा, नटराजन ने हल्के से पूछा। पर झगड़ने का मूड अब विजय पर नहीं था। वह एकाएक असीम थकान से भर उठी। दाईं बांह फैलाकर उसने सोफे पर टिका दी। हाँ। विजय के स्वर से नटराजन को कुछ अंदाज न हुआ कि विजय की क्या प्रतिक्रिया है, पर विजय ने सायास आंखें पूरी खोलकर पूछा, अच्छा नटराजन, तुम्हें वह बहुत पसंद है? बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना रह नहीं सकते। नटराजन चौंक गया। एकाएक कुछ उत्तर न दे पाकर वह विजय को देखता रह गया। जानती हूँ, विजय ने कहा। उसकी आंखें लंबी लंबी हैं। वह सोफिस्टिकेटेड है, कार चलाती है, अंग्रेजी में कविता लिखती है, पीली मछलियां पालती है। वह सभी को अच्छी लगती है, तुम्हें, मनीष को, सबको। पहले विजय का कंठ रुद्ध हुआ, फिर ढेर से आंसू आंखों में उमड़ आए, पर वह कहती गई, मैं उसके आगे क्या हूं? अत्यंत क्षुद्र, उपेक्षणीय। मुझे तो तुम निमंत्रण पाने तक का अधिकारी भी नहीं समझते। नटराजन उठकर विजय के पास बैठ गया। कैसी पागलपन की सी बातें कर रही हो विजय? तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? मुकी आजकल बहुत बिजी है, इसी से निमंत्रण भेजने में देर हो गई होगी। नटराजन कह रहा है और मन ही मन अपने को धिक्कार रहा है। क्यों उसमें स्पष्ट बात कहने का साहस नहीं है? अनेक बार चाहने पर भी मुंह से विजय को ना जता सका कि वह उसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्षों के इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, पर विजय के मात्र नैकट्य से उसमें जो प्रतिक्रियाएं होती थीं, वह नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था। पूरी तरह जानते हुए कि विजय मनीष की वाग्दत्ता है कि कुछ ही महीनों बाद दोनों विवाह कर लेंगे, नटराजन को विजय के बारे में सोचना भला लगता था। दिन भर अपने को काम में व्यस्त रखने पर भी यह आशा मन में जगी रहती कि शाम को शायद विजय मनीष से मिलने आए। मनीष के पास उन दिनों पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए विजय को अधिक घुमाने फिराने के बजाय वह संध्याएं अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीते और संगीत सुनते हुए गुजारता था। विजय इधर उधर अत्यंत उदास भाव से मंडराती थी और नटराजन दोनों के अकेलेपन में बाधक न बन अपने कमरे में लेटा पुस्तक पढ़ता हुआ दीवार के उस पार विजय की हंसी सुना करता था और सुगंध सी सारे घर में छाई रहती थी। पर वे दिन अब नहीं है। नटराजन अब बैठकर उन खो गए दिनों की याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वह नयनतारा मुखर्जी नाम की एक सोफिस्टिकेटेड लड़की से शादी करेगा। मनीष और विजय के साथ जिस दायरे में घिर गया था उसे काट फेंकेगा। मुकी फाइन आर्ट्स की छात्रा है। वह तांबे के पात्र गढ़ती है, चित्र बनाती है। नटराजन ने विवाह से पहले ही अपने बैंक के अकाउंट में उसका नाम भी चढ़वा लिया है और उसे पूरी छूट दे दी है। मुकी की राय से एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया गया है। मुकी ने डेनिश पद्धति का फर्नीचर ऑर्डर किया है और उसकी एक मित्र पर्दे बना रही है। मुकी ने अपने आप को नए घर में सजाने में व्यस्त कर दिया है।
नहीं, मुकी के साथ घर जमा कर रहना नटराजन को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे मन में वेदना की एक खरोंच बाकी है। यह पास बैठी रुदिता बिजी मन में जितनी अपनी है वह शायद मुकी कभी ना होगी। विजय के प्रति इन भावनाओं में एक पागलपन सा है जो मुकी मनीष अच्छी तरह जानते हैं। नहीं स्वीकारती है तो विजय। मनीष के लिए उसके मन में अब भी वही बिना शिकायत उतना ही प्यार है जितना पहले था। नटराजन एक दर्शक रहा है, उसे इससे अधिक प्राप्त न होगा। नटराजन एकाएक कठोर हो आया। ऐसी छिन्न दलित तो विजय कभी न थी। बंधु बांधवों से दूर सुबह से शाम तक परिश्रम के बाद अकेले संध्या और रात बिताते हुए विजय को कैसा लगता होगा, इसका नटराजन कुछ कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसी साधना मनीष के लिए, मनीष जिसने एक बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था, विजय के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा। वह बहुत सीधी सरल अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है। मुझे बांध सके, संतुष्टि दे सके ऐसी मानसिक गहराइयां नहीं है उसमें। मुझे पत्नी चाहिए तो मुकी जैसी कलात्मक, स्फूर्तिदायक, इंटेलेक्चुअल। फिर मुकी भी उसे न बांध सकी। विजय रो मत, नटराजन ने कहा। कितना चाहती हूं कि दृढ़ बनूं, पर फिर न जाने क्यों बहुत दुर्बल हो आती हूं और आंसू नहीं रुकते। विजय, तुम अब भी? हाँ नटराजन, मनीष कहा करता था कि प्यार चुक जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता। मैं क्यों निर्मम कठोर नहीं हो पाती। मुकी मुझ पर हंसती थी, मेरे भारतीय संस्कारों पर। मुझे इस पर लज्जा नहीं है कि मैं उसकी तरह आधुनिक नहीं हूँ। विजय कुछ याद आने पर चुप हो गई। कुछ देर वह दीवार को एकटक ताकती रही, फिर उसने आंखें पोंछकर झेपी सी मुस्कान होठों पर लाकर कहा, न जाने क्यों तुम्हें सम्मुख पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की तहों में है उसे बिछा बिछा कर रखना चाहती हूँ। वहां अधिक बैठे रहना नटराजन को असहनीय प्रतीत होने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहनते हुए कुछ तल्खी से बोला, इसकी चिंता न करो विजय, मैं हमेशा हर एक की बातें सुनने को उद्यत हूँ। जैसे नटराजन एक बहुत कन्वीनियंट व्यक्ति है जिससे सभी अपने अपने मन की बात कह लेते हैं, पर उसके अंदर भी तो कुछ है जो काटता रहता है, हर समय घुनता रहता है। कमरे से बाहर आकर ठंडी हुई रात में नए घर की ओर चलते हुए नटराजन की आंखों के आगे विजय का आहत दमनीय हो आया चेहरा घूमता रहा। फिर अपने ऊपर आक्रोश भी कि जो स्वयं ही आहत है उसे और दुखी करने से क्या फायदा। अगर चुपचाप उसकी बात सुन लेता तो क्या जाता, पर साथ ही मन में थोड़ी सी झुंझलाहट खूब झकझोर कर विजय को जगा देने की इच्छा कि मनीष अब नहीं लौटेगा। फिर वह क्यों उसके नाम को पकड़े बैठी है। मनीष ने तो कभी जरा भी विजय की सुविधा या सुख का ख्याल नहीं किया। एक ही मकान में मनीष के साथ रहकर उसके स्वभाव व प्रवृत्तियों से अच्छी तरह परिचय हो गया था, और यह मनीष सा लापरवाह व्यक्ति ही कर सकता था कि लगातार पत्र लिखकर विजय को भारत से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब अकेला मैक्सिको चल दे। उसके जाने के बाद नटराजन घर में अकेला रह गया था। एक सोई सी दोपहर में फोन बजने लगा और एक डरी सी रुआसी आवाज मनीष को पूछने लगी। मनीष को अब भी अनेक आवाजें पूछा करती थीं। इस बार जो कुछ नटराजन ने सुना उससे वह कुछ क्षण स्तब्ध बैठा रह गया। फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदल गैराज से कार निकालकर एयरपोर्ट की ओर जाते हुए नटराजन को लगता रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ी है।
मनीष की मंगेतर भारत में है। दोनों की कॉलेज से मैत्री रही है, यह उसे मालूम था, पर वह यहाँ अचानक आ पहुंचेगी इसका उसे अनुमान भी न था। फिर मनीष की आर्थिक स्थिति भी अभी विवाह कर गृहस्थी बसाने की न थी। एयरपोर्ट पहुंचकर नटराजन ने लाउंज के द्वार पर खड़े होकर चारों ओर देखा। अलग हटकर एक कुर्सी पर बैठी विजी सहज ही दृष्टि में आ गई। पास जाकर अपना परिचय देते हुए नटराजन को विस्मय का दूसरा झटका सा लगा। जिस स्मार्ट सेट में मनीष रहता था उससे विजी भिन्न थी। उसके वस्त्र, केश विन्यास और झिझकते हुए स्वर में स्पष्ट निम्न मध्यम वर्गीयता थी। नटराजन ने उससे कुछ मिनटों तक क्या बातें की यह उसे स्वयं याद नहीं, पर उसका सार यह था कि वह चिंतित न हो, नटराजन उसके रहने का प्रबंध कर देगा और शाम को वह फोन पर मनीष से बातें कर ले और फिर जैसा भी कुछ निश्चय हो। यह सब कहते हुए नटराजन को गोरे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी तरल विश्वास भरी आंखों का ही ज्ञान रहा। उसी क्षण उसके मन में उस पर छाह करने, उसे कभी कोई कष्ट न होने देने की भावना जन्म आई होगी। विजय उसके साथ आकर कार में बैठ गई और कार जब शहर की ओर चली तो जैसे विजय अपने को संयत ना कर सकी। नटराजन की ओर पीठ करते हुए वह दाईं ओर थोड़ा सा मुड़कर बैठ गई और बाहों पर सिर रखकर रोती रही। कितनी दुबली पतली असहाय सी लग रही थी तब। नटराजन के मन में मनीष के प्रति अत्यंत क्रोध उमड़ आया। बाद में जब जब भी विजय का पक्ष ले मनीष से लड़ा, मनीष ने विद्रूप भरी हंसी से कहा, विजय को तुम चाहते हो ना, इसी से उसका दुख तुमसे नहीं सहा जाता। मनीष के कनाडा चले जाने के बाद नटराजन के मन में एक बहुत छोटी सी आशा जगी थी, पर वह शीघ्र ही जान गया था कि विजय उसे सदा एक करुणामय मित्र की तरह समझती है। प्रेमी या पति वह कभी नहीं हो सकता। नया घर अभी भी तरतीब से सजा है। कमरे के बीच में कुर्सी पर मुकी बैठी है और सामने मेज पर झुकी हुई लिफाफों पर पते लिख रही है। नटराजन दरवाजे से टिककर खड़ा हो जाता है और मुकी को कुछ देर ताकता है। मुकी ने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी है। गले में बड़े बड़े अनगढ़ मनकों की लंबी काली माला है। बिना बाहों का ब्लाउज, गोल चिकनी सांवली बाहें। नटराजन को देखकर मुकी ने कलम रख दी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। कमरे में बैठने को कुछ नहीं है, केवल एक कुर्सी है जिस पर मुकी बैठी है। पूरे कमरे में अंधेरा अंधेरा सा है। प्रकाश का एक वृत्त मेज पर है, लिफाफे के ऊपर। क्या अब तक लैब में थे? मुकी ने पूछा। मुकी अपेक्षाकृत मंद स्वर में बोलती है, पर वह स्वाभाविक नहीं लगता। नटराजन आकर मेज के पास खड़ा हो गया। मुकी की आंखें सचमुच लंबी हैं। पलकों पर बरौनियां जहां उगती हैं, शायद आईलाइनर से खींची गई काली रेखा है। बरौनियां घनी है और आंखों पर छाया सी है। माथे से ऊपर संवारे गए बाल कानों को पूरा ढके हुए हैं। होंठ बहुत फीकी गुलाबी। पर यह सब कुछ मुकी पर बहुत फपता है। मुकी के व्यक्तित्व में ठहराव है। जो कुछ वह सोचती है उसे आवेष्टित करती है। विजय की तरह तुरंत विचलित या खुली हुई नहीं है। नटराजन ने चाहा कि वह विजय और मुकी की तुलना छोड़ दे, पर वह ऐसी आदत बन गई है कि सहज नहीं टूटती। नटराजन ने एक निमंत्रण पत्र उठा लिया और कहा, तुमने विजय लक्ष्मी को निमंत्रण भेज दिया? उसकी आंखें मुकी के चेहरे पर स्थिर हैं, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी नहीं भेज पाई हूं। नटराजन ने निमंत्रण पत्र लिफाफे में डालते हुए कहा, यह मैं रखे ले रहा हूं, कल दे दूंगा। मुकी ने हाथ बढ़ाया और लिफाफा नटराजन से ले लिया। तुम क्यों कष्ट करोगे, मैं ही भेज दूंगी।
बात खत्म हो गई। मुकी को यह प्रसंग अच्छा लगा या नहीं, नटराजन के पास यह जानने को कोई साधन नहीं था। उसने खाली कमरे में एक चक्कर लगाया। अभी नया फर्नीचर नहीं आया है। मुकी अपने पुराने फ्लैट से थोड़ा थोड़ा सामान लाती जा रही है। शयन कक्ष में बक्स, किताबें, कैनवस दीवार के किनारे किनारे रखी हुई हैं। रसोई घर में उपहार रूप में आया तमाम सामान इकट्ठा हो गया है। मुकी हर काम बड़ी निष्ठा और चाव से कर रही है, पर नटराजन क्यों अपने को इस उत्साह में नहीं डुबो पाता। प्यार की बातें दोनों के बीच कभी नहीं हुई, यद्यपि काफी समय दोनों ने साथ बिताया है, घूमने फिरने, पार्टीबाजी और उत्सवों में जाने में। मुकी ने कभी ना प्यार मांगा, ना प्यार देने का वादा किया। जैसे दोनों ने ही सहज भाव से ग्रहण लिया कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब नटराजन के मन में कुछ संशय जाग उठा है। विजय अब भी मन को बांधे हुए है। शायद मुकी भी मनीष को मिस करती हो। नटराजन को अपने बारे में भ्रम नहीं है। मनीष को स्त्रियां सहज ही आकर्षक पाती हैं। नटराजन दुबला पतला, मंझोले कद का, बहुत कुछ स्त्रैण प्रवृत्ति का युवक है। कम बोलता है, अपने में सिमटा खिरा रहता है। मुकी को रिझा सके ऐसा है ही क्या? नटराजन ने थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने विचारों पर आवरण सा डालते हुए पूछा, तुम कब से यहाँ पर हो? शाम से ही आ गई थी। बची हुई किताबें पैक कर ली थी, नीचे कार में ही है अभी। मैं ले आता हूँ। नटराजन चलने को तैयार हुआ। नहीं, रहने दो। जब तक यहाँ शेल्फ नहीं है तब तक बक्स में रहने से कोई हर्ज नहीं। कब आ रही हैं शेल्फें? इस सप्ताह के अंत तक। पर्दे भी तब तक बन जाएंगे। मुकी कुर्सी पीछे खिसकाती हुई उठ खड़ी हुई और लिफाफे इकट्ठे कर बड़े से पर्स में डाल लिए। फिर वह नटराजन के पास आकर खड़ी हो गई और खिड़की के पार देखने लगी। रात के समय बाहर देखने को रम में कुछ भी नहीं है। दूर तक फैला काला प्रगाढ़ अंधेरा है और फिर बहुत बिजलियों की एक लंबी धूमिल पात। मुकी के इतने निकट होने पर उससे किसी महंगे सेंट की सुगंध आती है। नटराजन मौन है। मुकी ने पूछा, मुझे मेरे घर तक छोड़ने चलोगे? चलो। मुकी ने कार की चाबी नटराजन के हाथ में पकड़ा दी और दोनों साथ ही दरवाजे तक आए। और जब तक नटराजन ने ताला बंद किया, मुकी तिरछी सी खड़ी उसकी प्रतीक्षा करती रही। नटराजन की कार बाहर खड़ी थी। नटराजन मुकी को उसके घर तक पहुंचाकर लौटने लगा। मुकी ने उतरते हुए एक बार खाने के लिए रुकने को कहा था, पर उसे असुविधा होगी यह कहकर नटराजन ने अस्वीकार कर दिया। मुकी अंदर चली गई और नटराजन ने एक अंधेरी सड़क पर कार मोड़ दी। अभी नींद नहीं आएगी, यह जानकर उसका मन अपने घर लौटने का नहीं हुआ। सड़क सुनसान थी और तीव्र गति से दौड़ती कार की खिड़की से तेज हवा अंदर आ रही थी। दाईं ओर मुड़ने पर कब्रगाह है और विजय को कई बार इस ओर सैर के लिए ला चुका है। प्रारंभ में विजय और मुकी कितनी अच्छी मित्र थी। विजय को एयरपोर्ट से लाकर मुकी के पास ही छोड़ गया था, पर मनीष को मुकी से प्यार है यह जान विजय बाद में विक्षिप्त सी हो गई थी। उसने रोते हुए मुकी की बनाई पेंटिंग्स दीवारों से उतारकर फाड़ डाली थी। उसके गढ़े हुए बर्तन जमीन पर पटक दिए थे और जब मनीष की वर्जना का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने विजय को तड़ातर 2 चांटे मार दिए थे। तब नटराजन और न देख सका। मनीष को अलग करते हुए उसने विजय को पकड़ लिया था। विजय शिथिलगात उसकी पकड़ से सरक कर भूमि पर बैठकर रो उठी थी। मुकी यह सब सुनकर रसोई से निकली थी और उसके चेहरे का भाव अब भी नटराजन के मन पर अंकित है। शाम की शुरुआत हुई थी। मुकी और विजय ने उन दोनों को भोजन पर बुलाया था।
मनीष और विजय को बैठक में छोड़कर मुकी रसोई घर में चली गई और नटराजन के साथ जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मुकी ने कहा, यहाँ सब ठीक है नटराजन, सिर्फ सलाद बनाना है, मैं कर लूंगी। तुम तब तक बियर क्यों नहीं पीते? बैठक में जाकर मनीष और विजय के एकांत में बाधक न बनने के लिए नटराजन टेरेस पर चला गया, जहां ना चाहते हुए भी उनके वार्तालाप का कुछ अंश उसके कानों में पड़ता रहा। शायद विजय ने कहा कि यहाँ आकर अभी तक विवाह न होने के कारण उसकी काफी बदनामी हो रही है। मनीष का उत्तर वह सुन न सका, पर अचानक ही चीखने, झगड़ने और चीजों के फेंके जाने के स्वर से नटराजन चौंक कर कमरे की ओर झपटा। परिचित भीरू विजय प्रचंड दुर्दमनीय बन गई थी। बाद में नटराजन द्वारा झकझोरे जाने पर उसने चौंक कर आंखें खोली, जैसे होश में आई हो। फिर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मैं यहाँ एक पल भी न रह सकूंगी, मुझे कहीं और जगह ले चलो। समझा बुझाकर नटराजन ने उसे जाकर शैया पर लेटने को बाध्य किया। विजय का चेहरा ऐसा हो आया था कि उसके अंदर का सारा प्रकाश बुझ गया हो। वह बिना प्रतिवाद किए शयन कक्ष में चली गई। नटराजन जब विजय को अंदर भेजकर मुड़ा तो देखा मुकी भूमि पर से फटे कागज के टुकड़े इकट्ठे कर रही है। फिर उसने तांबे का दीपाधार उठाया जो मेज के नीचे जा पड़ा था। उसमें पड़ गए गड्ढे को बार बार छूने लगी। मनीष इस बीच जा चुका था। इन सब के लिए आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे होंगे, नटराजन को अपनी ओर देखते पा मुकी ने कहा। फिर वह उठकर खड़ी हो गई और बोली, अगर मनीष को मैं विजय से अच्छी लगती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? आप ही बताइए, यदि मैं विजय से अधिक आकर्षक और सोफिस्टिकेटेड हूँ तो क्या यह कोई अपराध है? मुकी की इस बात पर नटराजन ने चकित हो उसको देखा, पर यह सब बहुत स्पष्ट दो टूक भाव से कहा गया था। इसमें न दंभ था न अहंकार। मुकी शायद कुछ लोगों को विजय से अच्छी लगी। रंग सांवला है पर आंख लंबी, होठ सुघड़, देह यष्टि सानुपात, उठने बैठने में एक लचक, चारों ओर एक व्यक्तित्व वैशिष्ट्य का आभास। मनीष की और मेरी रुचि मिलती है। वह लेखक, मैं कलाकार। विजय इज अ नाइस गर्ल, मगर उसमें मनीष से व्यक्ति को आजन्म पकड़कर बांध रखने को है ही क्या? मुकी कभी भी उद्वेलित नहीं होती। उसके स्वर में एक ठंडापन है। वह विजय की तरह केवल एक गृहिणी मात्र बनकर संतुष्ट नहीं रह सकेगी। पर इसके बाद जब विजय ज्वर और सर्दी के कारण बीमार हो गई, तब मुकी ने ही एम्बुलेंस बुलाकर उसे यूनिवर्सिटी अस्पताल में भेजा। अगली सुबह विजय के लिए गुलाब का एक फूल खरीदकर नटराजन उसे देखने गया। विजय अनिश्चित भाव से थोड़ा मुस्कुराई। नटराजन उसे कृत्रिम रोष से देखने लगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। तकिए के सिरहाने टिकी विजय हाथों में गुलाब की लंबी डंडी घुमाती रही। फिर पतली सी आवाज में बोली, एक काम कर दोगे? कहो। कहीं एक छोटा सा सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढ दो, मैं उस डायन के साथ नहीं रहूंगी। आगे इस पर बात नहीं हुई। इधर उधर की छोटी छोटी निरर्थक बातों में समय बीत गया। दोनों ही ओर एक तनाव सा था। नटराजन चलने को उठा तो विजय ने पूछा, नटराजन, वो मनीष कैसे हैं? ठीक है, कहते हुए नटराजन ने झुककर उसके बाल थपथपा दिए। अगले 2 दिन अपार्टमेंट ढूंढते हुए बीते। इसी बीच लाइब्रेरी जाकर भी कुछ लोगों से मिल आया। भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की कैटलॉगिंग करने के लिए एक जगह खाली थी। वहां विजय काम करे इसका प्रबंध किया और फिर लाइब्रेरी के पास ही एक छोटा सा अपार्टमेंट भी मिल गया। एक कमरा, छोटी सी रसोई, बाथरूम। विजय के अस्पताल से लौटने से पहले ही
नटराजन ने उसका सामान वहां पहुंचा दिया